नमस्कार नमस्कार मैं लेखा मलारी। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ इनकम टैक्स से अन्य साधन से आय की गणना। ठीक है, अन्य साधन से आय की हम गणना करेंगे, अन्य साधन से आय के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, अन्य साधन से आय के बारे में मेरा एक दो वीडियो जा चुका है यूट्यूब पर। तो जैसे जो नए विद्यार्थी है वो यूट्यूब पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं, उसमें देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अन्य साधन से आय। जैसे पहले वीडियो पर मैं उसका नियम बताया हूँ, प्रारूप बताया हूँ कि उसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसका नियम उसको बताया हूँ। दूसरे वीडियो पर मैं कुछ सवाल बताया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप देख लेंगे उसको। ठीक है, तो आगे हम अभी फिर से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अन्य साधन से आय की गणना का अध्ययन का हम इसमें अध्ययन करेंगे, अन्य साधन से आय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें से बताया जा चुका है, अब अभी देखते हैं। तो अभी मैं बताने वाला हूँ अन्य साधन से आय में से क्वेश्चन नंबर 5, जो पेज है आपका 441 में। ठीक है, 441 पेज में है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में भी बता रहा हूँ, पेज है आपका 441, अन्य साधन से आय, चैप्टर है आपका अन्य साधन से आय, क्वेश्चन नंबर 5, पेज है आपका 441। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो विद्यार्थी मेरे को देख रहे हैं ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुनने के बाद देखेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट कर रहा हूँ। एक निवासी व्यक्ति मिस्टर एक्स, एक निवासी व्यक्ति मिस्टर एक्स 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है जी, एक व्यक्ति है एक्स नाम का जो अपना आय का विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहा है। देखते हैं क्या क्या कहते हैं, बोलते हैं। पहला, कोयले की खान से रॉयल्टी की आय 20,000 रुपए। कोयले की खान से रॉयल्टी की आय 20,000 रुपए, मतलब क्या है, इनको कोयले की खान से 20,000 रुपए का रॉयल्टी मिला, 20,000 रुपए का अधिकार शुल्क मिला। रॉयल्टी को अधिकार शुल्क ही बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका अन्य साधन से आय का पॉइंट है, इसमें उसका लेखा किया जाएगा। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान में कृषि से आय, भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, उसका लेखा नहीं करते हैं, कर मुक्त होता है, लेकिन विदेश का कृषि आय रहेगा तो उसका लेखा इसमें किया जाएगा, क्योंकि वो किसका पॉइंट है, अन्य साधन का आय का पॉइंट है भैया। क्लियर। उसके बाद आगे, एक वर्ष में अर्धकालीन सेवा के लिए वेतन, एक वर्ष में अर्धकालीन सेवा के लिए वेतन, मैं एक नियम बताया हूं, अगर वेतन किसी विशेष काम से मिलेगा तो उसका क्या कहलाएगा, वेतन शीर्षक की आय कहलाएगा। तो ये वही पॉइंट है, ये वेतन शीर्षक की आय का पॉइंट है भैया। इसका लेखा इसमें नहीं करना है, इसका लेखा कहाँ करना है, वेतन में करना है, वेतन शीर्षक की आय में करना है। हमारा 5 शीर्षक का आय होता है, पहले वेतन का, मकान संपत्ति का, उसके बाद आपका आएगा व्यापार का, पूंजी लाभ का, उसके बाद बोलते हैं अन्य साधन का। तो इसमें अन्य साधन की आय पढ़ रहे तो केवल अन्य साधन का ही पॉइंट का लेखा किया जाएगा, मकान की, वेतन की, है ना, व्यापार पैसे की, पूंजी लाभ की, इसके पॉइंट का लेखा इसमें नहीं करेंगे, उसका लेखा नहीं करना है भैया। ठीक है जी, तो यहाँ पर उनको अर्धकालीन सेवा से उनको वेतन मिला है, जो भी मिला होगा वेतन मिला है, वो क्या है आपका वेतन शीर्षक की आय का पॉइंट है, वेतन का पॉइंट है, मतलब उसका लेखा इसमें नहीं करना है। क्लियर। ठीक, उसके बाद आएगा, आगे है, सांसद सदस्य के रूप में वेतन 36,000 रुपए, सांसद सदस्य के रूप में वेतन, मैं नियम में बताया हूं, है ना, इसके बारे में बोल रहा हूं। संसद सदस्य के रूप में इनको क्या मिला, वेतन। मैं आपको एक नियम बताया हूं जो मेरा फर्स्ट वीडियो पर गया है, सांसद सदस्य के रूप में वेतन मिलता है, ध्यान से सुनिएगा अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो। सांसद सदस्य के रूप में वेतन जो मिलता है वो आपका अन्य साधन से आय से संबंधित रहता है, मतलब वो अन्य साधन की आय का मद है, अन्य साधन की आय का पॉइंट है, उसका लेखा इसमें किया जाएगा। लेकिन सांसद सदस्य को मिलने वाला भत्ता जो होता है वो भी आपका अन्य साधन का ही पॉइंट होता है, लेकिन उसे जो भत्ता मिलता है वो कर मुक्त होता है। क्या होता है, कर मुक्त होता है, उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। क्लियर भैया, ध्यान से समझना। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो सांसद है, सांसद सदस्य के रूप में उनको वेतन मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा, तो वो अन्य साधन का आय का पॉइंट कहलाएगा। और अगर उसे भत्ता भी मिलेगा, सांसद के रूप में भत्ता मिलेगा, ठीक है, तो उसका लेखा इसमें नहीं करना है, क्योंकि वो क्या है आपका वेतन, सॉरी वो किसका है, कर मुक्त है, उसका लेखा नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। इसको मैं सवाल में अच्छे से और बता दूंगा, समझ जाएंगे। उसके बाद है, ये देखो आगे बोले, सांसद सदस्य के रूप में दैनिक
सांसद सदस्य के रूप में उसको भत्ता मिला है, सांसद सदस्य के रूप में वेतन मिलता है, उसी वर्ष का लेखा किया जाता है, उसे भत्ता प्राप्त होता है, उसका लेखा नहीं करते हैं क्योंकि वो आपका कर मुक्त होता है, उसका लेखा नहीं करना है। आगे है आपका, उसने रिहायशी मकान 1000 प्रति माह किराए पर लिया, जिसमें से आधा भाग 1200 रुपये प्रति माह पुनः किराए पर उठा दिया। बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से समझना। रिहायशी मकान, ठीक है, किराए पर लिया है और किराए पर लेने के बाद कुछ हिस्से में स्वयं रहा है और कुछ हिस्से को क्या किया, किराए पर दे दिया, ठीक है। इसी पॉइंट को बोला जाता है सिकमी पट्टा। यही जो पॉइंट है उसी को क्या कहते हैं, सिकमी पट्टा कहते हैं या उपपट्टा कहते हैं। क्लियर है जी। जैसे दूसरों से मकान किराए पर लेना और उसी मकान का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा पुनः दूसरे को किराए पर दे देना, क्या होता है, सिकमी पट्टा या उपपट्टा की आय होता है। मतलब ये आपका अन्य साधन की आय, इसका लेखा इसमें कर देंगे। क्लियर है, ठीक। आगे है आपका, एक सहकारी समिति से लाभांश प्राप्त हुआ, सहकारी समिति का लाभांश है आपका अन्य साधन का आय का पॉइंट है, इसका लेखा कर देंगे। इसके बाद है आगे, उसने निम्न व्यय किए हैं। पहला क्या, लाभांश संग्रहण के लिए 100 रुपए का व्यय किया है। लाभांश संग्रहण पर अगर कोई खर्चा करेगा तो उस पर कटौती नहीं दिया जाएगा इस वर्ष और उस पर छूट प्राप्त भी नहीं होगा, ठीक है जी। आगे है, रॉयल्टी की आय कमाने पर संग्रहण करने पर 3000 रुपए व्यय। रॉयल्टी मतलब अधिकार शुल्क की आय को प्राप्त करने के लिए 3000 रुपए का खर्चा किया, मतलब इस पर छूट दे देंगे, कटौती दे देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन इसी को सॉल्व करते हैं। जैसे क्या है, अब क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं सीधा सवाल में आते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं, जैसे मिस्टर एक्स है तो यहाँ पर लिख देंगे श्री मिस्टर एक्स, क्या बना है, अन्य साधन से करोगे आय की गणना बना है तो बोलेंगे अन्य साधन से करोगे आय की गणना करेंगे, ठीक है। उसके बाद करने का 2022-23 को समाप्त है तो लिखना ही है भैया। उसके बाद विवरण राशि, ये तो आपको हर चैप्टर हर सवाल पर लिखना होगा, इस पूरे चैप्टर में ऐसे लिखना होता है, जो सवाल आता है उसका हेड में नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो रहेगा विवरण राशि, ठीक। अब आगे है, तो पहला पॉइंट यहीं पे देखते हैं क्वेश्चन। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला है आपका कोयले की खान से रॉयल्टी। पहला पॉइंट रॉयल्टी प्राप्त है, रॉयल्टी का मतलब होता है अधिकार शुल्क, तो यहाँ पर क्या मिले इसको, रॉयल्टी मिला, रॉयल्टी, रॉयल्टी से आय, रॉयल्टी से आय, रॉयल्टी से आय क्या है आपका अन्य साधन से आय का पॉइंट, इसका लेके इसमें क्या जाएगा, तो इसका लेखा कर देते, कितने का है यार, यह है आपका 20,000, 20 है कि कितना भैया, यह है आपका 20,000 रुपए का, यह आ जाएगा आपका 20,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है जी, दूसरा पॉइंट है आपका पाकिस्तान में कृषि से आय। दूसरा पॉइंट जो है वो पाकिस्तान में कृषि से आय, मैं नियम में बताया, ध्यान से सुनना। भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, उसका लेखा इसमें नहीं करेंगे, लेकिन विदेशी कृषि आय कर योग्य होता है तो उसका लेखा इसमें कर देंगे, क्योंकि क्या होता है अन्य साधन का पॉइंट ही होता है, मद ही होता है, उसका लेखा कर देना है भैया, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो उसका लेखा क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर है विदेश कृषि आय, विदेशी कृषि आय, विदेशी कृषि आय कितने का है, विदेशी कृषि आय यार, विदेशी कृषि आय आपका 15,000, विदेशी कृषि आय कितने का है, 15,000 रुपया, ठीक है भैया। आगे देखते हैं, चलो आगे है आपका एक वर्ष में सेवा के रूप में उनको वेतन मिला है, मतलब जो एक्स है ना वो कोई वर्ष होगा जिसमें वो सेवा काम किए हैं, मतलब उनको पेमेंट मिला है। कोई अर्धकालीन कंपनी है, कोई सेवा संस्थान है, वहां पर उन्होंने काम किया और काम करने के बाद उसको क्या मिला है, वेतन मिला। तो आपका क्या है, वेतन शीर्षक की आय है, ये वेतन शीर्षक में चला जाएगा और वेतन शीर्षक में जाएगा, मतलब ये इसमें नहीं आएगा, ये इसका पॉइंट नहीं है, मतलब इसको छोड़ देना, इसका लेखन नहीं करना है, ठीक है। आगे क्या है यार, आगे है हमारा सांसद सदस्य के रूप में वेतन। मैं पहले नियम पर बताया हूं, नियम पर बता चुका हूं, मैं पहला वीडियो जो है उसमें बता चुका हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा उसमें, या नहीं देखे तो अभी सुनिएगा। सांसद सदस्य के रूप में वेतन मिलता है या प्राप्त होता है, सांसद सदस्य के रूप में वेतन मिलता है या सांसद सदस्य के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो वो आपका अन्य साधन का आय है, अन्य साधन से आय का पॉइंट है, उसका लेखा इसमें किया जाएगा, ठीक है। उसका लेखा इसमें क्या कर देंगे, कर देंगे। और उसके बाद सांसद सदस्य को अगर भत्ता मिलेगा तो उसका लेखा इसमें नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो कर मुक्त होता है, और अगर लिख भी देंगे तो कर मुक्त लिखना, राशि को मत लिखना, कर मुक्त ही लिखना है, ठीक है। जैसे आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पर क्या है तीसरा पॉइंट क्या है, सांसद सदस्य के रूप में वेतन, सांसद सदस्य के रूप में वेतन है वो क्या आपका अन्य साधन से आय का पॉइंट है, उसका लेखा इसमें किया जाएगा, उसका लेखा कर देंगे। कितने का है जी इसका राशि है
36,000 रुपए का। कितने का है? 36,000 रुपए का। अब उसके बाद इसी चौथा, सांसद सदस्य के रूप में क्या मिला है? भत्ता मिला है। नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, और अगर कोई विद्यार्थी लिख दिया ऐसे सांसद सदस्य, सांसद ये थोड़ा सा अलग हो गया, सांसद सदस्य के रूप में भत्ता, ठीक है। सांसद सदस्य को क्या मिला? भत्ता मिला। सांसद सदस्य को भत्ता मिला होगा, उनको भत्ता दिया होगा, तो भत्ता का राशि नहीं लिखते, उसको क्या करते हैं? कर मुक्त करते हैं, कर मुक्त। उसको क्या किया जाएगा? कर मुक्त किया जाएगा भैया, उसका लेखा नहीं किया जाएगा। क्लियर? आगे आ जाएगा हमारा। उसके बाद है एक रिहायशी मकान को क्या किया? किराए पर लिया है और उसको फिर से किराए पर दिया है। मतलब कोई दूसरे व्यक्ति का घर है, मकान है, उसको किराए पर लिया है और मकान को पुनः किराए पर दिया है। इसी को बोला जाता है सिग्मी पट्टा का आय। सिग्मी पट्टा का आय कहते हैं या उपपट्टा कह सकते हैं, ठीक है। उसका लेखा इसमें किया जाएगा क्योंकि अन्य साधन का पॉइंट है, इसका मद है। तो ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं पांचवा, सिग्मी किराया, ऐसा लिखो, सिग्मी किराया ऐसा हेड डाल दो, ठीक है। सिग्मी किराया हेड डाल दो, आप बोल सकते हो उपपट्टा भी लिख सकते हो, ठीक है। उपपट्टा या सिग्मी किराया, आपको जो सीधा लगे लिख सकते हो, ठीक। अब उसके बाद देखो, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, इसका लेखा इसी में किया जाएगा। ये मकान संपत्ति से संबंधित नहीं है। कोई भी बच्चा इसको मकान संपत्ति की आय में नहीं लिखेंगे, क्योंकि किराए पर लेना और फिर से उसको किराए पर देना, ये आपका क्या कहलाता है? अन्य साधन के आय में आ जाता है। सिग्मी पट्टा का किराया कहलाता है, उपपट्टा का किराया कहलाता है। तो ये किसमें आ जाएगा? अन्य साधन की आय में आ जाएंगे, ठीक। अब इसका लेखा करना, जैसे सिग्मी किराया, अब उपपट्टा मैंने लिख दिया, ठीक है। उपपट्टा सिग्मी किराया से प्राप्त आय से मैंने हेड डाल दिया, ठीक है। अब इसका क्या करना है? लेखा करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? देखो मैं समझा रहा हूं। पहले मैं किराया लिया, अब उसके बाद उसी घर को किराए पर दिया। समझ में आ रहा है? मतलब वहां पे एक व्यक्ति है, उनसे मैं घर किराए पर लिया हूं और इसी घर का कुछ हिस्सा मैं सामने वाले व्यक्ति को किराए पर दिया हूं, ठीक है जी। तो आपको क्या करना, जो सामने वाला व्यक्ति है उनसे पहले पेमेंट लेना होगा और इसी पेमेंट में से इसका पेमेंट करना होगा। बात समझ में आ रहा है? मैं इधर चलो एग्जांपल लेते हैं। इधर अभिषेक बच्चन है, ठीक है। इधर कौन है? अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन का बिल्डिंग है, उसको मैं क्या किया? किराए पर लिया। और अभिषेक बच्चन का बिल्डिंग में किराया पर, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसका आधा भाग, इसमें भी बोला आधा भाग मैं अभिषेक बच्चन का बिल्डिंग का आधा भाग अजय देवगन को किराए पर दे दिया। किसको? अजय देवगन को। तो अभिषेक बच्चन का बिल्डिंग है, उसको मैंने किराए पर लिया। अब उसी बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, आधा हिस्सा को मतलब आधा भाग को अजय देवगन को किराए पर दे दिया, ठीक है। अब मेरे को पेमेंट करना, तो पेमेंट करूंगा। अभिषेक बच्चन आएगा मेरे पास, पेमेंट नहीं, अबे पैसे निकाल, ऐसा करके बोलेगा, मैं बोलूंगा रुक जा साहब, दूंगा, ऐसा करके बोलेंगे उसको, ठीक है। अब मैं क्या बोलूं? अजय भैया पेमेंट कब देगा यार? अरे बहुत शूटिंग चल रही है, पेमेंट करो भाई। तो क्या करेगा? अबे क्या पेमेंट के लिए बोलता है? ले चल, कितना का चेक देना है, जितना का दे दो। तो मैं क्या करूंगा? पहले अजय देवगन से चेक लूंगा, मतलब अजय देवगन से पेमेंट लूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे? अजय देवगन से पेमेंट लेंगे। अब अजय देवगन से पेमेंट लेंगे, उसके बाद अभिषेक बच्चन का पेमेंट करेंगे। क्लियर? पहले पेमेंट लेना है, फिर पेमेंट देना है, और ऐसी होता है, पहले पैसे लेते हैं, उसके बाद पैसे देते हैं, यही होता है भैया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसी का पॉइंट है किराया प्राप्त। पहले क्या करेंगे? किराया प्राप्त करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? किराया दे देंगे। तो किराया प्राप्त कितने का किया? देखो यहाँ पर है मकान का आधा भाग क्या है? किराए पर दिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर है, एक मिनट, मेरे को पहचान नहीं आ रहा है। उसने रिहायशी मकान 1000 प्रति माह किराए पर लिया, ठीक है। उसमें से आधा भाग 1200 प्रति माह किराए पर दिया है। तो हमने 1000 किराए पर लिए हैं, 1000 किराए पर लिया और 1200 किराए में दिए हैं। तो उनसे 1200 लेंगे, एक महीने का 1200, तो 12 महीने का निकाल लेंगे और उसके बाद इधर लेंगे, ठीक है। इधर क्या करेंगे? इधर भी वैसे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है? किराया लिया है, तो किराया कितने का है? एक महीने का 1200। चलो करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर किराया प्राप्त हुआ है 1200 इंटू 12, ठीक है। करो 1200 इंटू 12, तो हो जाएगा हमारा 14,400। ये आ जाएगा आपका कितना? 14,400 रुपए। अब लेस करना है, इसी में लेस करना मतलब माइनस करना है। किराया प्राप्त कर लिया, अब किराया देना है, ठीक है। तो किराया दिया, लिख दो किराया दिया, एक महीने का 1000, ठीक है। तो 12 माह का कितना हो जाएगा? 12 माह का कितना हो जाएगा? जो भी होगा इंटू कितना भाग है? आधा भाग, तो 1/2 भाग भी लगाना है, 1/2 भाग, ठीक है जी। ऐसा ये आपका माह है, ठीक है। ये भी आपका क्या है? माह में, ऐसा डाल देना, ठीक है जी। चलो ये हमारा बन गया। ये देखो सबसे पहले हमने किराया लिया 1000 रुपए पर,
और उसी में से आधा हिस्सा किराए पर दिया। तो किराया कितने पर दिया? 1200। 1000 किराए में लिया और 1200 किराए में दिया। देखो लाभ कमाने का तरीका, ठीक है। तो हमने 1200 रुपए प्रति माह किराए पर दिया। अब उसी को हम क्या करेंगे, पहले प्राप्त करेंगे। तो 1200 से प्राप्त करें 1 महीने का 1200, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14400, ठीक है। प्राप्त किराया प्राप्त हमको 14400, 1 महीने का किराया 1200, तो 12 माह का कितना हो जाएगा 14400। ये तो हमको प्राप्त हो। अब किराया देंगे किसको? अभिषेक बच्चन को। ये हमने अजय देवगन से प्राप्त कर लिए, अब अभिषेक बच्चन को देंगे। तो अभिषेक बच्चन को देना है तो किराया दिया, किराया ये लिखना, ठीक है। 1000 रुपए उनका 1 महीने का किराया, तो 12 महीने का निकालो 12000। अब उसका आधा हिस्सा देना है, क्या करना है, आधा हिस्सा, ठीक है। तो आधा हिस्सा दे देंगे तो आधा हिस्सा कितना आ जाएगा हमारा 6000 आएगा। ये कर लो, एक ही आएगा, वही आएगा 1000 × 12 और 2 हिस्सों में बटा तो 6000, तो कितना आएगा 6000 रुपए आएगा। ये आ जाएगा आपका 6000, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 14400 में 14400 में माइनस करो 6000, कितना बचेगा 8400। ये बचेगा आपका 8400। इसे क्या कहेंगे हम, सिकनी पट्टा से आय। मतलब हमको 8400 रुपए का राशि प्राप्त हुआ है भैया। ऐसी बनानी इसको, ठीक है। जब भी बनाओगे सेम ऐसी, पहले किराया का राशि प्राप्त करो, उसके बाद किराया का राशि दो। तो प्राप्ति राशि में से जो दिए राशि उसको घटा दो और उसके बाद हमारा अपना जो राशि जो बचेगा वो क्या रहेगा, हमारा आय रहेगा, लाभ रहेगा। किससे आय? सिकनी पट्टा से या सिकनी किराया से आय। समझ में आया? ठीक। अब उसके बाद आगे का पॉइंट क्या है, सिकनी पट्टा के बाद क्या है आगे का पॉइंट? आगे सहकारी समिति से लाभांश है, लाभांश प्राप्त हुआ है। पांचवा के बाद क्या आ जाएगा, छठवा लाभांश प्राप्त हुआ है। लाभांश, लाभांश तो आपका अन्य साधन का आया है, उसका लिखा यहाँ पर क्या जाएगा, लाभांश कितने का प्राप्त हुआ है 5000 का। यहाँ पर 5000 लिख देंगे, 5000 का लाभांश, ठीक है। इसके बाद आगे और कुछ है? आगे और कुछ नहीं है। उन्होंने खर्चा किया है तो खर्चा बाद में आएगा। अब इतने को क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो टोटल कर लो भाई, इतने को टोटल करते हैं। टोटल कर लो सभी को, ये हो जाएगा हमारा 20000 प्लस कर लो 15000 प्लस कर लो 36000 प्लस कर लो 8400 प्लस कर लो 5000। ये आएगा आपका 8,84,400 आएगा। कितना आएगा 84,400 रुपए। आगे से क्या नाम दिया जाएगा, सकल आय। इसे क्या नाम दिया जाएगा, सकल आय। अब ये हमारा सकल आय कितना आ गया 84,400। अब इसी में क्या करना है, हमको स्वीकृत कटौती देना है, लेस करना है। सकल आय आ जाने के बाद क्या देते हैं, स्वीकृत कटौती देते हैं। तो स्वीकृत कटौती दो भैया, स्वीकृत कटौती। स्वीकृत कटौती में वो देते हैं, उसको लेते हैं, किसी आय को प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चा हो जाता है तो उसी का राशि माइनस किया जाता है, उसी पर कटौती दिया जाता है, उसी पर छूट प्रदान की जाती है, ठीक है जी। तो जैसे इसमें कुछ बोला है, क्या देखते हैं क्या क्या बोला है। इसमें बोला है उसने निम्नलिखित पर व्यय किया। पहला, लाभांश संग्रहण करने के लिए 100 रुपए भुगतान किया। मतलब इसमें लाभांश है क्या, देखो तो ये देखो, ये छठा नंबर का लाभांश है ना, इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया है, कितने का खर्चा किया, 100 रुपए का खर्चा किया। मतलब जो लाभांश है ये, उसको प्राप्त करने के लिए 100 रुपए का खर्चा किया है। तो मैं एक नियम बता देता हूं भैया, लाभांश को प्राप्त करने के लिए कोई भी खर्चा करेगा उसका लेखा नहीं करना है, उस पर छूट प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है? ये इस साल हुआ है, पहले होता था लेकिन इस साल ऐसी हो गया, इस पर छूट नहीं देना है, ठीक है। तो लाभांश को प्राप्त करने के लिए कुछ भी खर्चा करेंगे उस पर छूट नहीं देंगे। देखो, किसी आय को प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चा किया जाता है तो उस पर छूट दिया जाता है, लेकिन जो लाभांश है उस पर नहीं देना है, ठीक है। और उसके बाद आगे है रॉयल्टी की आय कमाने पर संग्रहण करने का व्यय। ये आपका रॉयल्टी है। ये रॉयल्टी को प्राप्त करने के लिए, ये रॉयल्टी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, 3000 रुपए का खर्चा किया है। किसके रूप में, संग्रहण व्यय के रूप में। स्पष्ट बोला है, रॉयल्टी की आय को प्राप्त करने के लिए 3000 रुपया का भैया संग्रहण व्यय किया है, तो इस पर छूट मिल जाएगा, इस पर छूट दे देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा क्या है, रॉयल्टी संग्रहण व्यय। रॉयल्टी संग्रहण व्यय किस पर, रॉयल्टी पर। यहां पर मैं ब्रैकेट डाल करके लिख रहा हूं रॉयल्टी पर, ठीक है। रॉयल्टी पर कितना किया है 3000 रुपए, तो 3000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 3000 को क्या कर देना है, माइनस। लाभांश का तो देना नहीं है, रॉयल्टी पर दे रहे हैं, तो रॉयल्टी पर दिया जाएगा। तो संग्रहण में कितने का है, रॉयल्टी पर कितने का 3000, तो ये तो खत्म होगा, पॉइंट खत्म, तो इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 81,400। कितना आएगा हमारा राशि बचत,
ये 84,400 में 3,000 का छूट क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 81,400। इसे क्या कहेंगे, अन्य साधन से आय। हमारा टोटल राशि कितना है अन्य साधन से आय, ये हमारा टोटल राशि अन्य साधन से आय 81,400। ठीक है जी, तो हमारा आंसर आ गया होगा, चेक करते हैं आंसर आया कि नहीं आया है। जी आया है, आंसर 81,400 आया है, आंसर इतना ही आया 81,400। ये हमारा अन्य साधन से आया, अन्य साधन से पहले क्या कितने का 81,400 है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो एकदम बिंदास निसंकोच हमको क्या करना, कमेंट्स करना। आप कमेंट्स करोगे तो कमेंट्स पर इसका रिप्लाई दिया जाएगा। आप बिल्कुल हमको कमेंट्स करना, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट बन चुका है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसे आप हमारा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहला और दूसरा वीडियो भी देखिएगा। आप पहला और दूसरा वीडियो देख करके आप इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो हमको कमेंट्स करिएगा या हमारे मैसेज नंबर पर हमको मैसेज कीजिएगा, आपको इसका रिस्पॉन्स रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है जी, जो भी होगा आपको इसका प्रतिक्रिया बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सवाल अच्छा लगा होगा, है ना, ये सवाल जो है आपको अच्छा लगा होगा और ये हमारा जो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से और सवाल से आप इंप्रेस हुए होंगे, आपको प्रसन्नता मिली होगी। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन ऐसी वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो पर नए प्रश्न के साथ। ऑल द बेस्ट।